पराया सुख। यशपाल। आसमान घने बादलों से घिरा हुआ था। पता नहीं चलता था कि सूरज निकला है या नहीं। नम आलूद सर्द हवा तेजी से चल रही थी। पहाड़ पर जाने वाले मुसाफिर पठानकोट स्टेशन के मुसाफिर खाने में बैठे हुए कपड़ों में लिपट लिपट कर बसों की रवानगी के वक्त का इंतजार कर रहे थे। बसों के ड्राइवर मुसाफिरों की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। जितनी फिक्र मुसाफिरों को आने जाने की थी, उससे कहीं ज्यादा फिक्र ड्राइवरों को मुसाफिरों को उनके घर पहुंचा देने की थी। स्टेशन के वसी लेकिन वीरान प्लेटफॉर्म पर कभी कभी कोई रेलवे कुली नजर आ जाता था। मिस्टर सेठी फार्म के किनारे किनारे लगी पत्थर की पटिया पर टहल रहे थे। उनके गर्म कपड़ों में घुसकर उनके जिस्म को छू लेने की जुर्रत ठंडी हवा में नहीं थी। वो सिर्फ उनके चेहरे और सर के बालों को सहला रही थी। हवा की यह ठंडक जो सैकड़ों मुसाफिरों की जान खींचे ले रही थी, सेठी के जिस्म में चुस्ती पैदा कर रही थी। इस खामोशी में वो खुद अपने ही अंदर समा जाने की कोशिश कर रहे थे। बसों के ड्राइवर अपने गाहक मुसाफिर खानों में तलाश कर रहे थे। मोटर कारों के ड्राइवर डरते डरते स्टेशन के वेटिंग रूम की जालियों से अपने गाहकों को भांप रहे थे। एक ड्राइवर ने सेठी को अदब से सलाम करके कहा था, हुजूर, बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है। सेठी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो तो ठंडी ठंडी हवा का मजा ले रहा था। उसने जवाब देकर अपनी खामोशी में खलल डालने की जरूरत महसूस नहीं की। उसके सामने गाड़ी में जगह न मिलने का मसला नहीं था। उसे गाड़ी में जगह ढूंढने की जरूरत भी नहीं थी। गाड़ियां उसके पीछे पीछे फिरती हैं। ड्राइवर दूर खड़ा होकर साहब के जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन सेठी का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया। सेठी ने देखा, जनाना वेटिंग रूम का दरवाजा खुला। एक जवान लड़की लंबा काला कोट और सफेद साड़ी पहने बाहर निकली। उंगली पकड़े एक 1.5-2 बरस का बच्चा साथ था। नौजवान लड़की उस वीरान प्लेटफॉर्म की दूसरी समत में चल दी। सेठी के दिल में औरत और बच्चे को देखकर अचानक एक ख्याल आया। बच्चे को अपनी उंगली थमाकर पूरब की समत जाने वाली वो नौजवान लड़की, उसे कामयाब जिंदगी की तस्वीर नजर आई। उसे अपनी जिंदगी बेमकसद महसूस होती थी, फजूल सी, हवा में उड़ते बादल के एक आवारा टुकड़े की तरह। उसे नौजवान लड़की की जिंदगी एक गमनाक बादल की तरह लगी, जो बरस कर फसल से भरे सलोने खेत पर छाया हुआ था। उस बच्चे की छोटी छोटी गुदगुदी टांगे, बेहंगम चाल, माँ की उंगली से लटके लटके चलना, माँ की पुरएतमाद और धीमी चाल सामान्य तिजारत से लदी नाव की तरह थी, जो कम रफ्तार से बहती चली जाती है। सेठी ने लालटेन के खंबे के सहारे अपनी पीठ टिका ली और माँ बच्चे, नौजवान लड़की और बच्चे की जोड़ी की तरफ देखता रहा। स्टेशन से कुछ फासले तक जाने के बाद नौजवान लड़की वापस आने लगी। वापसी में उसने दाएं हाथ की उंगली छुड़ाकर बच्चे को बाएं हाथ की उंगली थमा दी। वो सेठी की समत में आ रही थी। बच्चा डाल से लटके फल की तरह अपनी जिंदगी नौजवान लड़की से ले रहा था। करीब आने वाली लड़की का चेहरा और बच्चे की शक्ल सेठी की नजर में साफ होती जा रही थी। लड़की का गोरा रंग, छरेरा बदन, तंदुरुस्ती की झलक, बड़ी बड़ी आंखें, बच्चे की छोटी सी नाक, गोल गोल आंखें, फूले हुए गाल, चेहरे पर खून की ताजगी, ये सब सेठी को चश्मे के मोटे मोटे शीशों से दिखाई दे रहा था। वो ताजा हवा से जहनी सुकून हासिल करने की बात भूल गया। कार के ड्राइवर ने मेम साहब को सलाम करके मुख्तसर तौर पर कुछ पूछा। उसके बाद एक बस ड्राइवर ने उसे सलाम करके उससे कुछ बात की। सेठी कारोबारी आदमी था। वो समझ गया कि मेम साहब सुस्ती और अच्छी सवारी की तलाश में हैं। बस 7 बजे से पहले रवाना नहीं हो सकती थी, लेकिन मोटर कार के लिए कोई बंदिश नहीं थी। कारों के ड्राइवर कारों से सफर करने वाले मुसाफिरों का इंतजार कर रहे थे। क्योंकि साहब लोगों को जल्दी नहीं थी, सेठी के दिल में कुछ ख्याल आया। वो लालटेन के खंबे का सहारा छोड़कर सीधा खड़ा हो गया। फिर उसने ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर दौड़कर उसके पास आया और दूसरी बार सलाम किया। सेठी ने पूछा, गाड़ी ठीक है? हुजूर, बिल्कुल न्यू, ऑस्टन सैलून। अच्छा हुजूर, और सवारी तो नहीं बैठेगी? नहीं, एकदम ही जाएगा। तुमको कुछ पैसा बनता है तो एक सवारी बैठा सकता है। ड्राइवर ने और भी लंबा सलाम किया। वेटिंग रूम से सेठी ने सामान निकाला। 3 सूटकेस और एक बड़ा होल्डाल, 2 छोटे अटैची केस। ड्राइवर ने फौरन जाकर मेम साहब को सलाम किया और एक जायद सवारी का सौदा सस्ते में तय कर लिया। मोटर कार ठंडी हवा को चीरती हुई दौड़ने लगी। सेठी अपने पीछे की सीट पर किसी और की मौजूदगी से परेशान नहीं था। पूरी गाड़ी का किराया भरने के बावजूद उसे आगे की सीट पर बैठना बुरा नहीं लगा था।
सामने तेजी से दौड़ते हुए दरख्तों और सड़क के साथ साथ बने मकानों को देख देखकर मेम साहब का लड़का अगली सीट को पकड़कर कूद रहा था। उसकी इस तरह की उछल कूद से कभी तो सेठी की टोपी हिल जाती और कभी वो लड़का उसके बाजू में अपना सर मार देता। बच्चे की इस शरारत से उसकी मां झिझक रही थी। उसने कई दफा बच्चे को चुपचाप बैठने के लिए कहा, प्यार भरी धमकी भी दी, लेकिन इस बात पर मां और सेठी दोनों ही को हंसी आ गई। बच्चा कूद कर अगली सीट पर पहुंच जाना चाहता था। सेठी ने पीछे घूमकर बच्चे को उठा लिया और अपनी गोद में बिठा लिया। बच्चे के गोल मटोल नरमो नाजुक जिस्म के लम्स से उसको अपने जिस्म में एक अजीब सी चुस्ती का एहसास हुआ। एक नई कैफियत ने उसके दिल को घेर लिया। सेठी को अपनी बड़ी मेहनत और जाफिशानी से कामयाब बनाई हुई जिंदगी अचानक नाकाम और बेमकसद सी लगने लगी। वो बच्चे की तरफ देख रहा था। उसे अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी कमी का एहसास हो रहा था। मोटर के सामने दौड़ते हुए मंजर में उसे अपनी जिंदगी की कहानी सिनेमा के मनाजिर की तरह दौड़ती दिखाई दे रही थी। बाप की मौत की वजह से एफए की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने के लिए मजबूर हो जाना, रोजगार का कोई रास्ता ना पाकर जगह जगह भटकना, एक ठेकेदार के यहाँ 20 रुपए माहाना पर 24 घंटे की कमर तोड़ मशक्कत, फिर दूसरे ठेकेदारों का काम ठेके पर कराना और रफ्ता रफ्ता खुद ठेकेदार बन जाना। एक के बाद दूसरा ठेका। जिस रुपए के लिए उसे दर दर मारा मारा फिरना पड़ता था, वही रुपया हजारों लाखों की तादाद में उसके हाथों से आने जाने लगा। रेल के पुल के ठेके में यकमुश्त 2.5 लाख का मुनाफा। सेठी ने जिंदगी में एक ही चीज यानी रुपये को पहचाना था। रुपये की चाहत में उसने दिन को दिन और रात को रात न समझा था। आज वो लखपति है। अपनी कमाई के बल पर बड़ी से बड़ी कंपनियों में उसके हिस्से हैं। जेब में रखी इंपीरियल बैंक की 4 उंगल चौड़ी चेक बुक पर कुछ हिंसे लिखकर दस्तखत करके वो क्या कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इस तमाम मुद्दत में उसने रुपए के अलावा और क्या पाया? रुपए से क्या नहीं पाया जा सकता। सेठी के बहुत से रिश्तेदार जिन्हें वो पहचानने की जरूरत भी महसूस नहीं करता, उसका नाम लेकर अपना तारुफ कराते हैं। मोहब्बत से भरा दिल लेकर उसकी तरफ दौड़ते हैं। इज्जत की उसके लिए कमी नहीं है। सियासी और समाजी तंजीमें उसे अपना सरपरस्त और चेयरमैन बनाने के लिए बेताब रहती हैं, लेकिन उसे इन सब से क्या मिलता है? सेठी को घेर कर मोहब्बत और अकीदत की कितनी ही अदाकारियां हो चुकी थी, लेकिन उन शर्मीली और शैदाई आंखों में उसे सिर्फ रुपए पैसे का लालच दिखाई दिया, सिर्फ उसे फंसाने की कोशिश। ये सब देखते हुए वो जीती मक्खी किस तरह निगल जाता। उसने किसी से रुजू नहीं किया। वो उन सब को गुड़ की भेली पर मंडलाने वाली मक्खियों और ततैयों से ज्यादा अहमियत न देता था। उसकी मंजिल थी रुपया। रुपये की आज उसे कमी नहीं, फिर भी वो मजीद रुपया कमाना चाहता है। रुपये को बढ़ाना, बस यही उसकी जिंदगी का मकसद है। रुपया अब उसकी तरफ यूं बहता है जैसे बरसात में छोटे छोटे नालों का पानी हर तरफ से आकर खुद ब खुद नदी में इकट्ठा हो जाता है। उसके कायम करदा कारोबारी इदारे में 20 जगह हजारों आदमी काम करते हैं और रुपया पैदा करते हैं, और वो रुपया उसकी इंतजामिया की नालियों से बहता हुआ उसके हिसाब में पहुंच जाता है। सेठी का काम अब रुपया पैसा बहा कर लाने के लिए नई नई नालियां तैयार करना है। सेठी का कोई खास खर्च नहीं था, उसे कोई शौक नहीं था। अकेला आदमी खर्च किस चीज पर करे? उसके जाती मसारिफ 1000-1200 रुपए माहाना से ज्यादा नहीं थे। आराम की तरफ कभी उसका ध्यान ही नहीं गया था। लेकिन आज अचानक ठंडी हवा की फड़फड़ाहट से उसके खामोश दिमाग में एक नया तासुर पैदा हुआ। किसी कमी का उसे एहसास हुआ। बच्चा अपने जूते सेठी के उम्दा कोट पर रखे खड़ा था। मोटर के बर्फ की मानिंद ठंडे शीशे पर हाथ रखकर अपना चेहरा उसके साथ लगाकर खुशी से किलकारियां मार रहा था। उसके पैरों से रौंदे जाने में सेठी को फरहत का एहसास हो रहा था। उसकी आंखें नम हो गईं, मुंह का एक कोना अंदर की तरफ खिंच गया। वो महवियत के आलम में एक टक उस बच्चे को देखता रहा। पीठ पीछे कानों के पास उसे एक वजूद, एक मुस्तरिब और मोहब्बत भरे वजूद का एहसास हो रहा था, जो दरख्त के साए की तरह वसी और दरख्त को पैदा करने वाले फूल की तरह पुरकशिश था। एक ऐसी हस्ती जो औलाद के सर पर हिफाजत और तस्कीन का हाथ रखती है और मर्द के दिल में ख्वाहिश का तीर मारती है, जिसकी मुस्कुराहट सतरंगी कमान बन जाती है, जिसमें मोहब्बत का तीखापन, तहफ्फुज का एहसास, दुआ का साया, आरजू की झिलमिलाहट, सभी कुछ एक साथ शामिल होते हैं। इस तरह का एक मकनातीस उसे ऊपर की तरफ खींचता तो गोद में बैठे बच्चे की कशिश नीचे की तरफ माइल कर देती थी। सेठी एक नए एहसास के तहत खुद फरामोशी के आलम में था। एक बर्क सी उसके वजूद को मुस्तरिब किए हुए थी। मोटर पहाड़ी सड़क पर चढ़ती जा रही थी। सर्दी बढ़ती जाती थी।
हवा नमी के बोझ से भारी थी। शीशे पर कोहरे को साफ करने वाला आला यानी वाइपर लगातार ड्राइवर के सामने वाले हिस्से को साफ कर रहा था। बच्चा उस वाइपर को पकड़ने के लिए बेचैन था। सेठी उसके भरे भरे गोल गोल बाजुओं को रोके हुए था। उन्हें छोड़ देने को उसकी तबीयत नहीं चाहती थी। बच्चे ने पलटकर सेठी की तरफ देखा। सेठी के नेकटाई पर लगे नग जड़े पिन ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। वो उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लगा। पिन उतार कर सेठी ने उसके कोट पर लगा दिया। मोटर में रखा एक बड़ा अजीब सा चश्मा बच्चे के चेहरे पर पहुंच गया। चश्मे से उसका आधा चेहरा छुप गया। उस चश्मे के शीशों में सेठी को एक परछाई दिखाई दी। पिछली सीट पर बैठी माँ होठों पर उंगली रखकर बच्चे को खामोश रहने का इशारा कर रही थी। सेठी ने पीछे घूमकर माँ की तरफ देखा और बच्चे की सिफारिश करते हुए कहा, इट इज ऑल राइट, कोई बात नहीं। उसके होठों पर एक शफकत भरी मुस्कुराहट थी। माँ का दिल पिघल गया। ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी और माजरत के अंदाज में बोला, हुजूर, ऊपर बहुत जोर से पानी बरस रहा है, कोहरा बहुत घना है। कोई बात नहीं, सेठी ने कहा, धीरे धीरे ले चलो। पहाड़ के बालाई हिस्से में बरसने वाला पानी बह बहकर सड़क के किनारे झरने बना रहा था। मोटर कार सड़क पर बहते पानी को चीरती, हवा में पानी को उछालती, घूम घूम कर ऊपर चढ़ती जा रही थी। साइंस के चिराग से काबू में किया हुआ ये मोटर कार का जिन पहाड़ की दुश्वार गुजार चढ़ाई, कोहरे, बादल और बौछार की परवाह न करता हुआ सेठी उस बच्चे और औरत को उठाए ऊपर बढ़ता ही जा रहा था। 2 घंटे के मुसलसल सफर के बाद वो लोग आधे रास्ते अधमार्ग के डाक बंगले पर पहुंच गए। मोटर घूम कर बंगले के अहाते में पहुंची और फिर उसके पोर्टिको में जाकर खड़ी हो गई। बंगले के अहाते के बाहर कई मुसाफिर टीन और फूस की छतों के नीचे बैठे आधे भीग रहे थे। पहाड़ी इलाकों में बोझ ढोने वाले बैल और खच्चर पानी में भीगते हुए हैरत जदा नजरों से इंसानों की ढीली ढाली और बेहौसला चाल ढाल को देख रहे थे। मुसाफिर लोग बादल और सरकारी हुक्म का इंतजार कर रहे थे और उनके मवेशी उनके फैसले का। रात भर की जोरदार बारिश के सबब ऊपरी सड़क पर 2 जगह चट्टान गिरने से सड़क रुक गई थी। मुसाफिरों को आगे जाने का हुक्म नहीं था। ड्राइवर ने मोटर का दरवाजा खोला। बच्चा सेठी की उंगली पकड़े हुए बाहर आया। उनके पीछे मेम साहब उतरी। डाक बंगले के चपड़ासी और खानसामा ने कार को देखकर सलामी दी। वर्दीपोश खानसामा ने निहायत अदब के साथ नाश्ते के बारे में पूछा। सेठी ने कहा, हाँ। मेम साहब बच्चे के लिए पिटारी में 2 बोतलें रख लाई थी। अपने लिए उन्हें कोई खास जरूरत नहीं थी। 60 रुपया माहाना पाने वाली स्कूल टीचर को डाक बंगले में नाश्ता करने की आदत नहीं होती। बरामदे में पड़ी एक आराम कुर्सी पर बैठकर मेम साहब ने सेठी की तरफ देखे बगैर बिल्लू यानी बच्चे को दूध पीने के लिए बुलाया। सेठी ने मेम साहब की तरफ देखे बगैर कहा, बिल्लू गर्म दूध पिएगा। नाश्ता मेज पर रखने के बाद खानसामा ने मेम साहब को इत्तला दी। उसके ख्याल में साहब, मेम साहब और बच्चा एक ही खानदान का था। मेम साहब को अंदाजा हो गया कि खानसामा गलत फहमी में मुब्तला है, लेकिन यह गुस्सा करने का मौका नहीं था। सेठी की तरफ देखकर नर्म और तकल्लुफ भरे लहजे में उन्होंने अंग्रेजी में कहा, आप नाश्ता करें, मुझे तो जरूरत नहीं है। सेठी ने मुहज्जब लहजे में इसरार किया, इतनी सर्दी में एक प्याला गर्म चाय अच्छी रहेगी। सेठी, मेम साहब और बिल्लू नाश्ते के लिए अंदर पहुंचे। उस कमरे में सिर्फ खानसामा का ही आना जाना था। बाहर की दुनिया से दूर उस डाक बंगले की 4 दीवारी के अंदर की दुनिया में वो मियाँ, बीवी और बच्चे पर मुश्तमिल एक खानदान था। उस अंदर की दुनिया का नुमाइंदा और शाहिद वो खानसामा था। खानसामा के सामने फजूल झिझक दिखाकर अपने आप को खौफजदा या मुजरिम साबित करना मेम साहब को माकूल नहीं लगा। उन्होंने बिल्कुल बेझिझक होकर प्यालियों में चाय उंडेलनी शुरू कर दी। सेठी ने ऑमलेट का एक छोटा सा टुकड़ा बिल्लू के मुंह में रख दिया। वो मुंह भरकर खाने लगा। खानसामा ने मेम साहब के पीछे आकर पूछा, हुजूर, कुछ बिस्किट, कुछ जैम, कुछ फ्रूट ले आओ। सेठी ने जवाब दिया। डाक बंगले में रखी बहुत सी चीजें प्लेटों में अधखुले डब्बों की शक्ल में मेज पर आने लगी। सेठी हंसता जाता था और बच्चे को एक एक चीज चखाता जाता था। माँ बच्चे को खुश देखकर बहुत खुश हो रही थी। वो सेठी को मना भी करती जाती थी, बस कीजिए, ज्यादा नहीं, अब इसे भूख नहीं है, पेट खराब कर लेगा। सेठी ने बच्चे की मदद से झिझक दूर करके पूछा, आप डलहौजी में ही रहती हैं? जी हाँ, मेरा नाम मिसेस मदन है। मिस्टर मदन मिलिट्री अकाउंट्स के दफ्तर में है। मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। बहन से मिलने अमृतसर गई थी। सेठी अपना तारुफ क्या कराता, कह दिया, अच्छी बात है। अपने बारे में कुछ बताने के लायक कोई बात उसकी समझ में नहीं आई। उसे अपनी जिंदगी बेमकसद और बदवजा मालूम हो रही थी।
आप यहाँ डलहौजी में गर्मी गुजारने जा रहे हैं? मिसेस मदन ने पूछा। नहीं, ऐसे ही कारोबार के सिलसिले में, 2 दिन के लिए। डलहौजी अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं यहाँ। आप बाल बच्चों को नहीं लाए? तजस्सुस भरे लहजे में मिसेस मदन ने सवाल किया। नहीं, है ही नहीं, अकेला हूँ। मेरा नाम R.L. सेठी है, ठेकेदारी करता हूँ। अमृतसर का नया गिरजाघर मैंने ही बनवाया है। सेठी ने दीवार की तरफ देखते हुए और चाय की प्याली में चमचा चलाते हुए कहा। मैं अकेला ही रहता हूँ। सेठी की बात से मिसेस मदन के दिल में रहमदिली और हमदर्दी के जज्बात पैदा हुए। वो सोचने लगी, कितना भला और कितना अमीर आदमी है ये। बिल्लू सेठी की चमड़े के फीते में बंधी घड़ी को मेज पर घसीट रहा था। मिसेस मदन ने उंगली उठाकर कहा, ना, और फिर सेठी की तरफ देखकर हंस दी। ये बहुत ही शैतान है। सेठी बार बार अपने बालों में उंगलियां चला रहा था, जैसे दिल की कोई खलिश बालों की जड़ों में खुजली पैदा कर रही हो। बहुत कुछ हासिल करके भी उसे अपनी जिंदगी एक लंगड़े की तरह बेसहारा मालूम होती थी। सामने बैठी मिसेस मदन का अपनी कोहनियां मेज पर रखकर अपने बच्चे की तरफ देखना, उसका साफ खुला हुआ चिकना चेहरा, बड़ी बड़ी मद भरी आंखें, सर पर साड़ी के पल्लू से बना हुआ तिकोन और उसमें से झांकता हुआ गले के नीचे का हिस्सा, ये सब उसे एक ऐसी जिंदगी की अलामत मालूम हो रहे थे जो उसकी पहुंच से बाहर थे। मिसेस मदन की नजर सेठी की आंखों की तरफ गई। उसने महसूस किया कि सेठी की नजरें उसके जिस्म को लपेटे ले रही हैं। एक सनसनी सी उसके जिस्म में पैदा हुई, लेकिन ये तकलीफ दे नहीं थी, बल्कि उसकी वजह से खुद एतमादी का जज्बा उभर आया। दोनों हाथ मेज पर रखकर बिल्कुल सीधी चमकती हुई आंखों से उसने सेठी की तरफ देखा और कहा, कितनी जोरदार बारिश है, हम लोग कैसे पहुंचेंगे? सेठी ने जेब से सोने का सिगरेट केस निकाला, सिगरेट मुंह में ले जाकर जलाया और बेतकल्लुफी से धुआं छोड़ते हुए बोला, ये बारिश ना भी रुके, आज हम ना भी पहुंचे तो क्या हरज है, कल पहुंच जाएंगे। मिसेस मदन ने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए फिक्रमंद लहजे में लेकिन मुस्कुराते हुए कहा, जी मुझे तो कल स्कूल में हाजिर होना है। आप भी तो कारोबार के सिलसिले में जा रहे हैं, आपका भी तो हरज होगा। हाँ, जिस काम के लिए आया हूँ वो शायद ना हो सके, सेठी ने कहा और फिर बरामदे में खड़े खानसामा की तरफ देखकर उसे पुकारा। देखो। खानसामा ने फौरन तश्तरी में बिल हाजिर किया। बिल की तरफ न देखते हुए मिसेस मदन बोली, ड्राइवर को यहाँ से कब तक चलना होगा? सेठी ने बिल को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, जब मैं पढ़ता था तो हमेशा यही चाहता था कि स्कूल में छुट्टी रहे या किसी बहाने से स्कूल न जाना पड़े, लेकिन देखता हूँ कि आपको स्कूल से बहुत प्यार है। मिसेस मदन ने जवाब दिया, आप शरारती लड़के रहे होंगे, आज भी शायद आप काम काज से बचने के लिए चाहते होंगे कि बारिश होती रहे और इस बहाने से आप यहाँ मजे से सिगरेट पीते रहें। वो हंस दी। हाँ, चाहता तो जरूर हूँ। आपका दिल अपने बिजनेस में नहीं लगता? कभी सोचा ही नहीं। ऐसा लगता है कि जिंदगी की गाड़ी कीचड़ में खींच रहा हूँ। ड्राइवर ने आकर खबर दी कि सड़क अभी तक खुली नहीं। सेठी ने पुलिस स्टेशन फोन करके पता लगाया कि 6 घंटे से पहले सड़क खुलने की उम्मीद नहीं। मिसेस मदन को इस इत्तला से घबराते देखकर सेठी ने कहा, आपके स्कूल वाले भी समझ सकते हैं कि सड़क की मरम्मत करना आपके बस में नहीं है। मिसेस मदन का बिस्तर एक कमरे में लगा दिया गया और वो उस कमरे में चली गई। बच्चा कभी उस कमरे में जाता और कभी सेठी के पास आ जाता। मिसेस मदन के उठकर चले जाने पर सेठी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके ज्यादा खाकर बीमार पड़ जाने के डर से उसके सामने से थाली उठा ली हो, लेकिन उसकी भूख अभी बाकी थी। वो कभी तो आराम कुर्सी पर बैठकर आसमान में मंडलाते बादलों की तरफ देखता और कभी बरामदे में टहलने लगता। उसके कारोबारी दिमाग में उस वक्त दूसरे ही ख्यालात ने घर कर लिया था। उसकी आंखों के सामने जिंदगी की एक तस्वीर उभर रही थी। वो रुपए के पीछे नहीं बल्कि किसी और ही चीज के पीछे दौड़ रहा था। उसे महसूस होता था कि वो सामने के दुश्वार गुजार पहाड़ पर चढ़ रहा है और अपने सामने से गुजरते एक निस्वानी जिस्म को पकड़ लेना चाहता है, लेकिन जब वो हाथ बढ़ाकर उस औरत की साड़ी का कोना पकड़ना चाहता है तो वो आगे बढ़ जाती है। हल्के बादल में लिपटा हुआ वो जिस्म मिसेस मदन का था। सेठी टहलते टहलते फिर आराम कुर्सी पर बैठ गया। उसी वक्त भीगी हुई घास और दरख्तों पर सूरज की धुली निखरी निखरी किरणें फैल गईं। सूरज के इस तरह अचानक नमूदार होने से सेठी की आंखें चौंधिया गईं। उसे ख्याल आया कि वो मजबूर है। वो उठकर मिसेस मदन के कमरे में भी नहीं जा सकता। वो शायद सो रही हैं, शायद जाग रही हैं। अगर वो दोनों एक साथ बैठते। जनाना जूते की आहट सुनकर सेठी ने घूमकर देखा। कोट की दोनों जेबों में हाथ डाले मिसेस मदन ने कहा, धूप निकल आई है, 6 घंटे भी गुजर चुके हैं, अब तो हम चल सकते हैं, क्या वजह होगा?
घड़ी अभी तक बिल्लू के ही पास थी। उसका शीशा टूट चुका था, सुइयां अलहदा हो गई थी। ड्राइवर से ही पूछकर वक्त मालूम हो सकता था। 6 घंटे जरूर बीत गए थे, लेकिन सड़क अभी ठीक नहीं हुई थी और मोटरों को उससे गुजरने की इजाजत नहीं मिल सकती थी। खानसामा ने फिर आकर सलाम किया और पूछा, लंच के लिए कुछ इंतजाम होगा? मेम साहब से पूछो, सेठी ने जवाब दिया और बच्चे की उंगली पकड़े पकड़े धूप में निकल गया। खानसामा अपने दिल में क्या समझ रहा है, ये सोचकर मिसेस मदन को एक अजीब सी लेकिन दिलचस्प झिझक हो रही थी। लेकिन उसका इजहार सुबह के अमल और उस वक्त की झिझक के साथ मिलकर सूरत हाल को बिगाड़ देता। इसलिए उन्होंने कहा, जल्दी में जो कुछ बन सके, देर न लगे। सेठी मिसेस मदन के करीब बैठना चाहता था, लेकिन मिसेस मदन की झिझक का ख्याल था। लंच के लिए वो फिर साथ बैठे। कुछ बातचीत होनी चाहिए थी। सेठी ने बताया कि पहाड़ों में सड़क टूट जाने की परेशानी अक्सर पेश आती रहती है। पिछली बार वो सुबह ही डलहौजी पहुंच गया था और 3 घंटे में काम करके शाम तक घर वापस पहुंच गया था। आप डलहौजी में कहाँ रहती हैं? उसने पूछा। मिसेस मदन ने अपना पता बता दिया और पूछा, आप कितने दिन ठहरेंगे? सेठी ने बताया वो एक जरूरी काम से डलहौजी जा रहा था, लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन भी ठहर सकता था। डलहौजी में चिड़िया डंडा पहाड़ी पर पलटन के लिए बनने वाली नई इमारत के ठेके के लिए वो वहां जा रहा था। पहले जब वो डलहौजी गया था तो हिल क्रेस्ट होटल में ठहरा था। अब भी वहीं ठहरने का ख्याल था। मिसेस मदन ने बातों ही बातों में अपनी कहानी सुना दी। उसका शौहर 100 रुपए माहाना पाता था। खुद उसे भी स्कूल से 60 रुपए मिलते थे। नौकरी के लिए मजबूर थी। उनका एक बंगला था जिसे शौहर की बीमारी के वक्त 4500 रुपए में रहन रख दिया गया था। बंगले का किराया सीजन में 200-250 रुपए माहाना मिल जाता था, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं था। उल्टे 50-60 रुपए माहाना की किस्त उन्हें महाजन को और देनी पड़ती थी। सेठी ने सोचा, 4500 रुपया क्या था, लेकिन वो क्या कर सकता था। खाना खाते वक्त दोनों बिल्लू को मुसर्रत भरी निगाहों से देख रहे थे। सेठी उसे खिलाते रहना चाहता था और मिसेस मदन उसे ज्यादा न खिलाने की मिन्नत कर रही थी। बिल्लू ने सेठी की घड़ी तोड़ दी थी। मिसेस मदन ने इस पर अफसोस जाहिर करके माफी मांगी। अफसोस की बात को सुनने से सेठी ने इनकार कर दिया। खाना खत्म हो गया। मिसेस मदन उठकर फिर अंदर जाना चाहती थी। सेठी ने हिम्मत करके कहा, क्या फिर सोया जाएगा? नहीं तो, लेकिन फिर क्या किया जाए, शाम तक हम लोग किसी भी हालत में नहीं पहुंच सकते। उम्मीद तो नहीं है, लेकिन आप घबराती क्यों हैं? आप कल स्कूल नहीं जाएं तो एक दिन की तनख्वाह कट जाएगी, 2 रुपया। लेकिन मेरा काम अगर ना बना तो जानती हैं कितना नुकसान होगा, 60-65 हजार। सेठी मिसेस मदन को हैरत ज़दा करके हंस पड़ा। फिर कहने लगा, आप अपना मकान महाजन से छुड़वा क्यों नहीं लेती? फिर आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं होगी। मगर कैसे? अभी तक हम मुश्किल से 1000 भर पाए हैं। कोई बात नहीं, आप छुड़ा लीजिए, रुपए का इंतजाम हो जाएगा। मुझे सूद नहीं चाहिए, असल भी जब आसानी हो दे दीजिएगा। मिसेस मदन की आंखें चमक उठी, चेहरे पर लाली छा गई। अपने आप को संभालने के लिए उन्होंने बिल्लू को गोद में खींच लिया और उसके हाथ से घड़ी छीनकर कहा, इसे आप रख लीजिए, नहीं तो ये इसे खो देगा। बिल्लू के मुंह बनाने पर मिसेस मदन ने उंगली उठाकर कहा, चुप, मामा जी मारेंगे। मिसेस मदन ने एक लफ्ज कहकर सेठी पर अपना हक जता दिया था। अब उन्होंने अपने बाप के घर का तस्करा शुरू कर दिया और बताया कि उनका नाम उर्मिला है। साथ साथ बैठे शाम हो गई और फिर रात। आसमान पर चांद था और चांदनी करीब खड़े चीड़ के दरख्तों से छन छन कर उन पर पड़ रही थी। बिल्लू अंदर सो रहा था। उर्मिला सोच रही थी, यूं अकेले रात में उन दोनों का एक साथ होना और चांद का यूं चमकना ठीक नहीं। खौफ और इस्तिराब की चिंगारियां उसके दिमाग और जिस्म में चटक जाती थीं। बाहर ठंड थी, हवा भी सर्द थी। अंदर कई कमरे थे, लेकिन खानसामा ने अपनी अक्ल के मुताबिक दोनों का सामान एक ही समझकर दोनों बिस्तर एक ही कमरे में लगा दिए थे। ऐसा न करने के लिए उससे कहा भी नहीं गया था, लेकिन अंदर एक ही कमरे में पलंगों पर सो जाने की बात सोचकर मिसेस मदन को डर लग रहा था। वो सोचती थी, ऐसा कैसे हो सकता है। रात काफी बीत गई थी। सेठी ने कहा, आपको सर्दी में तकलीफ होगी, आप कमरे में जाकर सो जाइए। और आप? मुझे नींद नहीं आ रही है। मिसेस मदन जानती थी कि सेठी सारी रात बाहर ही गुजार देगा, उन्हें आराम देने के लिए। उनका दिल एहसानमंदी से भर गया। उफ, कितना नेक आदमी है। मिसेस मदन ने अपने रिश्तेदारों में एक खूब पढ़ी लिखी लड़की का तस्करा करते हुए कहा, आप शादी कर लें। सेठी ने जवाब दिया, 48 बरस यूं बीत गए तो बाकी भी बीत ही जाएंगे। शादी तो एक तरह का दाव लगाना है, सीधा पड़ सकता है, उल्टा भी। उसने एक बार फिर उर्मिला को अंदर जाकर सो जाने के लिए कहा। उर्मिला ने जवाब दिया,
चांदनी बहुत अच्छी मालूम हो रही है, सर्दी भी खास नहीं। दोनों बरामदे में बैठे थे। कभी सेठी बात करता, उर्मिला सुनती, और कभी उर्मिला कहती और सेठी सुनता। नौमी का चांद पहाड़ की ओट में चला गया। वक्त मालूम करने का कोई जरिया नहीं था, लेकिन एहसास था कि रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। दोनों सर्दी से कांप रहे थे। उर्मिला को यह गवारा नहीं था कि सेठी उसकी वजह से जाड़े में इस तरह मरे। कहीं बीमार हो गया तो? उसने खड़े होकर कहा, आइए अंदर चलें। क्या भाई बहन एक ही कमरे में नहीं सो जाते? वो दोनों जब अंदर जा रहे थे तो उस वक्त सेठी ने उर्मिला की पीठ पर हाथ रख दिया था। दोनों अपने अपने बिस्तर में कंबल में लिपट कर लेट गए। डलहौजी की सड़क सुबह ही खुल गई थी, लेकिन सेठी और उर्मिला ने चाय पी लेने के बाद ही रवानगी का फैसला किया। सेठी ने पूछ लिया, रात खूब नींद आई? और हंस दिया। उर्मिला ने मुस्कुराकर कहा, आपको तो आई होगी। दोनों समझ गए कि किसी को भी नींद नहीं आई थी, लेकिन जागते रहने के बावजूद दोनों के जिस्म में काफी चुस्ती थी। सेठी ने कहा, तबीयत नहीं होती इस बंगले को छोड़कर जाने की। उर्मिला ने हमदर्दी की नजर से सेठी की तरफ देखा और आंखें झुका ली। उसके पास अल्फाज नहीं थे। उसे शौहर मिला था, लेकिन ऐसी फराख दिली, परहेजगारी और मोहब्बत नहीं देखी थी। उसका रुआ रुआ पुकारना चाहता था, तुम फराख दिल हो, अजीम हो, लेकिन उसकी जबान बंद थी। औरत की हमेशा हार होती है, जब उस पर हमला होता है तब भी, और जब उसे पनाह दी जाती है तब भी। सेठी ने रवानगी से पहले कहा, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं इस बंगले में तुम्हारा फोटो लेना चाहता हूँ। एतराज? उर्मिला को क्या एतराज हो सकता था? उसने एहसान मंदी से नजर भरकर सेठी की तरफ देखा, फिर वो गर्दन झुकाकर एक खंबे से लगकर खड़ी हो गई। सेठी ने कई फोटो खींचे। 2 महीने में सिर्फ 60 दिन होते हैं, लेकिन इस मुद्दत में कितनी तब्दीली हो सकती है। मदन मिलिट्री अकाउंट्स के दफ्तर से 100 रुपए की नौकरी छोड़कर सेठी एंड कंपनी में एक असिस्टेंट मैनेजर हो गया है। उसे 300 रुपए माहाना मिलने लगा है। उर्मिला 60 रुपए माहाना पाने वाली मास्टरनी नहीं रही। वो अब अपने छोटे से बंगले के सामने बहुत बड़ी छतरी के नीचे गुलाबी धूप में बैठकर बिल्लू के लिए स्वेटर बुनती है, और जिला गोंडा की एक काले रंग की आया बिल्लू को सड़क पर टहलाने ले जाती है। सेठी का बार बार डलहौजी आना जरूरी है। फौजी बैरकें बनाने का ठेका उसके पास है। उर्मिला के दिल में कशमकश है। सेठी उसके रिश्ते की बहन से शादी करने के लिए तैयार क्यों नहीं होता? उर्मिला सब कुछ समझकर भी ऐतराज नहीं करना चाहती। पिछली बार सेठी ने साफ साफ कह दिया था, पेट भरने के लिए कद्दू चबाने के मुकाबले में संतरे की खुशबू पा लेना ही अच्छा है। उर्मिला को स्वेटर बुनते बुनते ख्याल आया कि वो खुद ही संतरा है। सेठी के बर्ताव एक एक करके उसके सामने आने लगे। सेठी को उसके बालों में उंगलियां चलाना बहुत अच्छा लगता था। सेठी बगैर कुछ बोले उसे अपने सामने बिठाए रखना चाहता था। सेठी जो कपड़ा लाकर दे उसे सेठी के सामने पहनना ही चाहिए। सेठी की किसी बात को नामंजूर कर देना उसके लिए मुमकिन नहीं। सेठी जब चाहे उसे बगैर बाजू और बगैर पीठ का ब्लाउज पहनना होगा। बेशक उर्मिला को भी वही कुछ पहनने और उसी तरह रहने से इत्मीनान हासिल होता है जिस तरह सेठी की ख्वाहिश होती है, लेकिन उसका अपना वजूद, अपनी शख्सियत कहाँ रह गई है? पिछले बुध को सेठी आधी रात तक उनके बंगले में रहा था। उसने क्या कहा था? उर्मिला को हाथ नहीं लगाया, छुआ तक नहीं, दूर ही बैठा रहा, लेकिन फिर भी उसमें बाकी ही क्या रह जाता? उसने कहा था, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तुम दिल की चाहत जैसी मालूम होती हो। तुम्हें देखना चाहता हूँ, अपना समझना चाहता हूँ। उर्मिला से ये हो न सका था। वो रोने लगी थी। सेठी माफ करो कहकर चुपचाप चला गया था। सिलाइयों की बुनाई पर नजरें गड़ाए उर्मिला को बिजली की तेज रोशनी में उस रात का पूरा मंजर याद आ रहा था। उसे अपनी एहसान फरामोशी पर अफसोस था। जिस आदमी ने बगैर एहसान जताए अपनी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई उसे नजर कर दी, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहा, उसकी बात चाहे जो भी हो उसे मायूस करना। सेठी ने कह दिया था कि वो अपनी सारी जायदाद बिल्लू को दे देगा, लेकिन इस जायदाद में बिल्लू का कोई हिस्सेदार नहीं आना चाहिए। साफ अल्फाज में उसका मतलब था कि उर्मिला की कोख पर ताला लगाकर सेठी ने उस पर इख्तियार हासिल कर लिया था। वो उसे छुए या ना छुए, बिल्लू उसी का है, मदन भी उसी का है, और उर्मिला सबसे पहले उसकी है। सेठी कितना बुर्दबार, कितना फैयास, कितना फराख दिल है। उसने किस तरह सब कुछ दे दिया है। उर्मिला ने तो सेठी को कुछ भी नहीं दिया, देने का मौका और हिम्मत भी नहीं। सेठी ने सब चीजों पर खुद ही इख्तियार हासिल कर लिया है, और कितनी आसानी से। सब चीजों की एक ही चाबी थी, जिसे उठाकर उसने अपनी जेब में रख लिया है। इस जाल से बाहर आने का रास्ता न तो उर्मिला के लिए है, न बिल्लू के लिए, और न मदन के लिए ही है। जैसे वो सब बिक गए हैं।
सेठी अगर कल फिर आए और अफसरदा चेहरे से अपनी इसी बात को दोहराए, एक तरफ बैठकर कहे तुम्हें चाहता हूं, तो क्या फिर भी ना कहूंगी? उर्मिला ने सोचा, इसमें बात ही क्या है? दिल इनकार करना तो चाहता था, लेकिन इनकार का हक है उसे। वो हक जो सबको होता है उसे नहीं था, उसके अपने जमीर के सामने ही नहीं था। तवाइफ की जिंदगी और क्या होती है? उर्मिला की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उसे ख्याल आया 2 महीने पहले जब सिर्फ 2 छोटे छोटे कमरे थे, उर्मिला थक कर स्कूल से लौटती थी और बच्चे को गोद में लेकर बेवकूफ नौकर के साथ सर खपाती थी। बहुत सी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती थी, लेकिन उस वक्त वो हाँ या ना कह सकती थी, खुद अपनी मर्जी से जो भी चाहती करती थी। सिगरेट कंपनी वाला वो हसमुख बाबू कितना प्यारा और नेक था, लेकिन उसने हमेशा इनकार ही किया, अपनी आन नहीं छोड़ी। फिर ख्याल आया, हो सकता है अब सेठी आए। उसने आंसू भरी आंखें उठाकर फाटक की तरफ देखा। उसकी नजर में बेकरारी नहीं, आजिजी थी।